Hello students, in this lecture we will continue with the problems for the testing difference between means. In previous lecture we solved some problems on the same topic but for independent sample. Here we will be having problems for dependent sample. तो हमको दो सैंपल्स गिवन है. वी आर टेस्टिंग फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ गिवन डेटा. तो यहां पर डिपेंडेंट सैंपल्स होगा. इसका क्या मीनिंग है? एक्चुअली सैंपल एक ही होगा, उसकी वैल्यूज दो बार गिवन होंगी. जैसे इस प्रॉब्लम में हम समझ लेते हैं कैसे गिवन है. See the question. 10 school boys were given a test in statistics and their scores were recorded. They were given a month special coaching and a second test was given to them in the same subject at the end of the coaching period. Test at 5% level of significance if the marks given below give evidence to the fact that students are benefited by coaching. तो आपको marks given है in test 1 and after coaching in test 2. So we are having a small sample here. Sample size is only 10 students. तो आप देख सकते हो हमको एक ही सैंपल है 10 स्टूडेंट्स का, उनके मार्क्स गिवन है बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग. सो वी हैव टू जस्ट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन हियर वेदर दिस कोचिंग इज इफेक्टिव और नॉट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉल्स अंडर द टाइप ऑफ डिपेंडेंट सैंपल. तो सैंपल एक्चुअली एक ही होगा, उसकी वैल्यूज गिवन होंगी आपको दो बार. सो हाउ टू सॉल्व दिस? इस टाइप के लिए नल हाइपोथेसिस होगा म्यू इज इक्वल टू 0. प्लीज नोट दिस थिंग. फॉर दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंट सैंपल्स नल हाइपोथेसिस विल बी म्यू इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या हो गया? देर इज नो चेंज बिकॉज ऑफ कोचिंग. मतलब कोचिंग से पहले जो स्टूडेंट का स्टेटस था वही कोचिंग के बाद भी है. म्यू इज इक्वल टू 0. देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द कोचिंग. अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स देर इज सम इफेक्ट ऑफ कोचिंग. Now testing the given statistics. Second step है आपका जस्ट नोट द गिवन डेटा. साइज ऑफ सैंपल इज 10. अब यहां पे हमको वैल्यूज कैसे फाइंड करनी होंगी? सपोज मैंने x1 बोल दिया, मार्क्स इन टेस्ट 1, x2 मार्क्स इन टेस्ट 2. तो हमको यहां पर उनका डिफरेंस फाइंड करना है. यू कैन फाइंड x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, एनीथिंग. यू विल बी हैविंग 70 माइनस 68 फर्स्ट टर्म, देन 68 माइनस 70 सेकेंड टर्म. सिमिलरली लास्ट टर्म विल बी 58 माइनस 55. देन वी रिक्वायर स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है x बार ये सारी वैल्यूज से. तो आप पहले x बार फाइंड करोगे. x बार आप कैसे फाइंड करोगे? अरिथमेटिक मीन है. यू जस्ट फाइंड एडिशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स मींस 10. सो जस्ट टेक सम ऑफ दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय 10. यू विल गेट x बार दैट शुड बी माइनस 0.1. देन यू विल बी सब्सट्रैक्टिंग माइनस 0.1 फ्रॉम एवरी वैल्यू हियर एंड देन यू विल बी फाइंडिंग इट्स स्क्वायर. फिर हमको उसका रिक्वायर्ड है सम. एस स्क्वायर का फॉर्मूला सेम है जो फर्स्ट टाइप में था. सम ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन्स अपॉन n माइनस 1. ये है इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर s स्क्वायर, इट इज 68.35. टी का फॉर्मूला भी यहां पर सेम है जो फर्स्ट टाइप में था. फर्स्ट टाइप मतलब जहां पर सिंगल सैंपल दिया था, वही फॉर्मूला यहां पर भी डिपेंडेंट सैंपल्स में, क्योंकि सैंपल एक ही है, उसकी वैल्यूज हमको दो बार गिवन है. तो टी का फॉर्मूला सेम है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन. एस है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने वेरिएंस ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन. म्यू 0 है तो यहां पर एक्स बार का वैल्यू आ गया माइनस 0.1 अपॉन एस का वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइज ऑफ सैंपल. सो यू शुड गेट द आंसर फॉर टी, इट इज 0.038. अगर आंसर निगेटिव है तो आप मॉड ले लीजिए सो दैट इट विल बी पॉजिटिव. ओके, सो प्लीज नोट द डिफरेंस हियर. अगर आपके डिपेंडेंट सैंपल से मतलब एक ही सैंपल की वैल्यूज दो बार गिवन है तो नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 0 और फॉर्मूला वही होगा जो सिंगल सैंपल के लिए था, टी का भी और एस स्क्वायर का भी. नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कैन इजीली फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड न्यू इज इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. व्हाट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू? 2.26. So of course here calculated value is less than critical value, so null hypothesis is accepted. Means students are not benefited by the coaching. mu equal to 0 है, मतलब student का status same है before and after coaching. Let us see one more question. A certain injection administered to 12 patients resulted in the following changes of blood pressure. तो values given है यहां पर. अब हमको ये क्वेश्चन आंसर करना है, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट इंजेक्शन विल बी इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर.
ओके तो यहां पे भी आप देख सकते हो सिंगल सैंपल है, उसकी वैल्यूज 2 बार गिवन होनी चाहिए। अ सर्टेन इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड टू 12 पेशेंट्स, तो 12 पेशेंट्स है, उनको इंजेक्शन देने से पहले ब्लड प्रेशर का वैल्यूज और इंजेक्शन देने के बाद ब्लड प्रेशर का वैल्यूज, तो एक ही सैंपल की 2 वैल्यूज है और इस क्वेश्चन में उनका डिफरेंस चेंजेस है, मतलब x1 माइनस x2 उसने डायरेक्टली हमको गिवन है, तो प्रॉब्लम हमको सिंपल हो गया। सी द सॉल्यूशन अगेन, नल हाइपोथेसिस दैट mu is equal to 0, there is no change after the injection also, and alternate hypothesis will be mu not equal to 0, there is a change। सेकेंड स्टेप, टेस्टिंग द गिवन स्टैटिस्टिक्स, सो n इज इक्वल टू 12, साइज ऑफ सैंपल, यहां पर हमको चेंज गिवन है, मतलब x1 माइनस x2 गिवन है, सो x इज गिवन, सो वी कैन इजीली फाइंड x बार। आप टोटल कीजिए सारी वैल्यूज का, डिवाइड कीजिए उसको 12 से, यू शुड गेट द आंसर 2.58। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड x माइनस x बार द होल स्क्वायर। वैल्यूज ऑफ x आर गिवन, चेंजेस वहां से सब जगह सब्सट्रैक्ट करना है आपको, x बार 2.58 और फिर उसका फाइंड करना है स्क्वायर, और हमको रिक्वायर्ड है सम हियर, सो टोटल इज 104.91। Now to find s square, formula is summation of xi minus x bar the whole square upon n minus 1. So answer will be 9.5378 and then t will be x bar minus mu upon s upon root n. तो mu तो 0 होगा इस केस में, x bar is 2.58, आपने वैल्यूज पुट की तो आंसर फॉर t should be 2.89। Now to set level of significance, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपका चॉइस, आप सेट कीजिए इसको 1% पर या 5% पे। सपोज मैंने लिया 5%, 0.05, तो क्रिटिकल वैल्यू एट 5% level of significance and n minus 1 means 12 minus 1 degrees of freedom, critical value will be 2.2. So here calculated value is greater than critical value, so null hypothesis is rejected। और null hypothesis था हमारा there is no change after giving injection also, तो alternate hypothesis हो गया accepted, means there is a change, there is increase in blood pressure। So this will be the way to solve problems for dependent sample। तो हम रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या स्टडी किया है सैम्पलिंग टेक्निक्स में। फर्स्ट टाइप था लार्ज सैंपल थ्योरी, वहां पर सैंपल का साइज होगा ग्रेटर देन 30। उसमें फर्स्ट टाइप था टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज म्यू, तो क्वेश्चन में जो भी हाइपोथेटिकल वैल्यू गिवन है पॉपुलेशन के लिए, हमको उसको कंसीडर करना है नल हाइपोथेसिस। सेकेंड टाइप होगा जहां पर 2 सैंपल्स गिवन है, नल हाइपोथेसिस होगा दैट बोथ सैंपल्स आर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, मींस μ1 इज इक्वल टू μ2, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस μ1 नॉट इक्वल टू μ2। फिर हमने देखा स्मॉल सैंपलिंग थ्योरी, यहां पर सैंपल का साइज है 30 और लेस, तो यहां पे भी फर्स्ट टाइप वही है जो लास्ट सैंपल में था और नल हाइपोथेसिस भी एग्जैक्टली सिमिलर है। बस सेकंड टाइप टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, जहां पर 2 सैंपल गिवन है, यहां पर 2 टाइप्स है, इंडिपेंडेंट सैंपल एंड डिपेंडेंट सैंपल। ये हमारा लास्ट सैंपल थ्योरी में केस नहीं था, तो इंडिपेंडेंट सैंपल एग्जैक्टली वैसे ही जो लास्ट सैंपल थ्योरी में था, नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2। और डिपेंडेंट सैंपल में एक्चुअली एक ही सैंपल गिवन होगा बट उसकी वैल्यूज 2 बार गिवन होंगी, तो इसके लिए नल हाइपोथेसिस होगा म्यू इक्वल टू 0 और फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे जैसा सिंगल सैंपल के लिए था। Okay, so we are done with this topic. In next lecture we will start with the new topic chi-square distribution, that is the non-parametric test. Thank you.